हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और बुक्स की सीरीज़ में मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बुक को आपके साथ पढूँ, क्योंकि ये बुक की जो भाषा है सामान्य से थोड़ी कठिन है, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये एनलाइटनमेंट पर, आत्मज्ञान पर एक बुक है। यूँ भारत में एक से एक पुस्तकें हैं आत्मज्ञान से संबंधित, पर चूंकि अभी मैंने इसी को पढ़ा है और अच्छे से इसको समझा भी है, तो इसलिए मैं पहले इसको साझा कर रही हूँ। वर्ड टू वर्ड पढ़ के कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से समझूँ और आपको समझाऊँ। और इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। नाउ NOW, यानी कि अब, वर्तमान का क्षण, यही पावरफुल है। और यही हमें समझना है कि जीवन ना तो पास्ट में है और ना फ्यूचर में। फ्यूचर आज इस क्षण में आप क्या कर रहे हैं उससे बनेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल यही करंट मोमेंट है, नाउ, वर्तमान का क्षण। तो इसमें हमें कैसे रहना है, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसके लेखक एकॉर्ट टोले हैं। हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो। तो चलिए इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है उसका नाम है यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना मस्तिष्क नहीं हैं, यानी आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, वो आप नहीं हैं, आप इससे अलग हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। अ बेगर हैड बीन सिटिंग बाय द साइड ऑफ अ रोड। एक भिखारी जो है सड़क के किनारे बैठा है लगभग 30 साल से। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा, तो उसने उससे पूछा, भिखारी ने, क्या तुम्हारे पास कुछ चेंज है। अपनी जो उसकी कैप थी वो उतार के उसके सामने दिखाते हुए कि कुछ चेंज मिलेगा क्या। तो उस अजनबी ने कहा, आई हैव नथिंग टू गिव यू। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। व्हाट्स दैट यू आर सिटिंग ऑन। वह क्या है जिस पे तुम बैठे हो। नथिंग, रिप्लाइड द बेगर। भिखारी ने कहा, कुछ नहीं। जस्ट एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराना डब्बा। आई हैव बीन सिटिंग ऑन इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। मैं तो बहुत लंबे समय से यहाँ बैठा हूँ। एवर लुक्ड इनसाइड, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने पूछा, कभी अंदर देखा। नो, सेड द बेगर। भिखारी ने ना किया। व्हाट्स द पॉइंट, देयर इज नथिंग इन देयर। देखने की जरूरत क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। स्ट्रेंजर ने कहा, हैव अ लुक इनसाइड, अंदर की ओर देखो। द बेगर मैनेज टू प्राय ओपन द लिड। जो भिखारी था उसने उस बॉक्स का ढक्कन उठा के देखने की कोशिश करी। विद एस्टॉनिशमेंट, डिसबिलीफ एंड इलेशन, मतलब एक अविश्वास के साथ कि ये कह रहा है तो चलो मैं देख लेता हूँ। और जैसे ही उसने वो डब्बा खोल के देखा, वो डब्बा सोने से भरा हुआ था, जिस डब्बे में बैठ के वो कितने सालों से भीख मांग रहा था। I am that stranger who has nothing to give you and who is telling you to look inside. तो ऑथर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वही स्ट्रेंजर हूँ जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर, भीतर झांकिए। नॉट इनसाइड एनी बॉक्स एज इन द पैराबल। इस कहानी के अनुसार वो तो एक प्रतीक है बॉक्स, वो बॉक्स आपका अंतर मन है। बट समवेयर इवन क्लोजर इनसाइड योर सेल्फ। बट आई एम नॉट अ बेगर, आई कैन हियर यू से। अब ऑथर कह रहे हैं कि कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपको भिखारी कह रहा हूँ। दोज हु हैव नॉट फाउंड देयर ट्रू वेल्थ विच इज द रेडियंट जॉय ऑफ बीइंग एंड द डीप। वो लोग जिन्हें सच्चा धन नहीं मिला है। सच्चा धन कौन सा? जॉय ऑफ बीइंग, जो आप हैं, बीइंग अर्थात होना, एंड द डीप, जो गहरा है, आपके होने की खुशी को आपको दर्शाता है। अनशेकेबल पीस,
एक ऐसी शांति जिसको भंग ना किया जा सके, दैट कम्स विद इट। आप लेखक कह रहा है कि जिन्होंने अपने उस सच्चे धन को नहीं खोजा है, जिसको पाने के बाद आप एक ऐसी शांति में चले जाते हैं जिसको भंग करना नामुमकिन है, तो वो भिखारी ही तो हैं। इफ़ दे हैव ग्रेट मटेरियल वेल्थ, यद्यपि उनके पास बहुत सारी भौतिक संपदा है, दे आर लुकिंग आउटसाइड फॉर स्क्रैप्स ऑफ प्लेजर और फुलफिलमेंट, और वो फुलफिलमेंट, पूर्ण महसूस करने के लिए बाहर की ओर झांक रहे हैं। फॉर वैलिडेशन, हम में से कई लोग वैलिडेशन मांगते हैं ना, मैं अच्छी लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, छोटी हूँ, काली हूँ। सिक्योरिटी, सुरक्षा, लव, while they have a treasure within that not only includes all those things but is infinitely greater than anything the world can offer। जबकि वो प्यार और वो सारा धन उनके अंदर है जो उन्हें बाहर से शायद ही मिल सकता है। तो इसमें लिखा है कि एनलाइटनमेंट जो है, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो ऐसा आइडिया होता है कि कोई सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट, कि कोई ऐसा बड़ा काम जिसे सुपर ह्यूमन करते हो। एंड द ईगो लाइक्स टू कीप इट दैट वे, जो हमारी जो ईगो है वो इस तरह से सोचने का प्रयास करती है। बट इट इज़ सिंपली योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग। लेकिन ये सिंपल आपका वो मनोभाव है जिसमें आपकी वो मनः स्थिति है जब आप एक महसूस करते हैं। मतलब आप जो आपका पूरा एनवायरनमेंट है आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं, आपकी एक नेचुरल स्टेट है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद समथिंग इमेजरेबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किससे जुड़ जाते हैं, जिसको कभी नापा नहीं जा सकता, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक अपर लेवल पे चली जाती है। समथिंग दैट ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकली इज एसेंशियली यू एंड येट इज मच ग्रेटर देन यू। इट इज फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। आपके नाम और आपकी जो फॉर्म है, किस आकार के हैं, इससे ऊपर अपने आप को पाने की अवस्था। द इनेबिलिटी टू फील दिस कनेक्टेडनेस गिव्स राइज टू द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। जब आप इस कनेक्टेडनेस को फील नहीं करते तो तब आप अलगाव महसूस करते हैं फ्रॉम योर सेल्फ एंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। अपना और जो आपके आसपास का वर्ल्ड है उससे आप अलग थलग महसूस करते हैं। यू देन परसीव योर सेल्फ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एज एन आइसोलेटेड फ्रेगमेंट, और तब आप स्वयं को एक अलग थलग पाते हैं। फियर अराइजेज, डर पैदा होता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन, और अपने अंदर द्वंद्व पैदा होता है। इसके बाद राइटर लिखते हैं कि आई लव द बुद्धा सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट। तो आत्मज्ञान की सबसे साधारण परिभाषा जो बुद्ध के द्वारा दी गई, वो लिखते हैं कि द एंड ऑफ सफरिंग, दुख का अंत, जो सफरिंग है उसका अंत। देयर इज़ नथिंग सुपर ह्यूमन इन दैट। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत सुपर ह्यूमन वाली चीज़ है। बस आपको इस मोमेंट में रहना है और इस वननेस, जो वननेस है ना अभी इस वर्तमान क्षण के साथ, जैसे ही आप उसको फील करते हैं तो एकदम आपको अंदर एक पीस मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया है, उठता है कि यू यूज्ड द वर्ड बीइंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट। होना, केवल होना, तो इसका मतलब क्या है। बीइंग इज द एटर्नल, होना क्या है, एटर्नल है, हमेशा है, शाश्वत है। एवर प्रेजेंट, वन लाइफ बियॉन्ड द
myriad forms of life that are subject to birth and death. However, being is not only beyond but also deep within every form as its innermost, invisible and indestructible essence. ये जो है, ये यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है कि जो होना है वो शाश्वत है. आप कितने ही जन्म ले लें, मर लें, पर वो जो आपका होना है वो हमेशा रहेगा. दिस मीन्स दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू यू नाउ एज योर ओन डीपेस्ट सेल्फ. चूँकि वो शाश्वत है तो वो अभी भी है और वो अभी इसी वक्त एक्सेसिबल है. कैसे? आपके डीपेस्ट सेल्फ के रूप में, आपके जो आपका ट्रू नेचर है उसके रूप में. बट डोंट सीक टू ग्रास्प इट विद योर माइंड. पर इसे अपने माइंड से पाने की कोशिश मत करिए. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसे समझने की कोशिश भी मत करिए. यू कैन नो इट ओनली व्हेन द माइंड इज स्टिल. आप इस बीइंग, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, उसे केवल तभी समझ सकते हैं जब आपका मस्तिष्क जो है वो स्टिल हो. व्हेन यू आर प्रेजेंट, व्हेन योर अटेंशन इज फुली एंड इंटेंशनली इन द नाउ. जब आप प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं और आपकी जो अटेंशन है वो पूरी तरह इस क्षण में है. बीइंग कैन बी फेल्ट बट इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली. बीइंग होना महसूस किया जा सकता है पर इसे मस्तिष्क से नहीं समझा जा सकता. टू रिगेन अवेयरनेस ऑफ बीइंग एंड टू अबाइड इन दैट स्टेट ऑफ फीलिंग, रियलाइजेशन इज एनलाइटनमेंट. तो इस बीइंग की स्टेट के प्रति अवेयर होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है. बस इतना ही है. जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं आप पूरी तरह वो काम ही हो जाते हैं, वो क्रिया ही हो जाते हैं. गीता में भी पढ़ा है ना हमने कि इंद्रियां ही गुणों में बरत रहे हैं. जब आप कुछ देख रहे हैं तो वो देखने का काम ही आप हो जाते हैं. When you say being, are you talking about God? दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जब आप being की बात करते हैं, BEING, being होना, तो क्या आप ईश्वर की बात करते हैं? If you are, then why don't you say it? अगर ऐसा है तो आप ऐसा कहते क्यों नहीं? तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि द वर्ड गॉड हैज़ बिकम एम्प्टी ऑफ मीनिंग. उनकी विचार हैं ये कि जो गॉड शब्द है वो एक खाली शब्द बन के रह गया है. आई यूज़ इट समटाइम्स बट आई डू सो, मतलब मैं इसे कभी कभी यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है. आई मीन दैट पीपल हु हैव नेवर even glimpsed the realm of sacred, the infinite vastness behind the word. मतलब लोग शब्द के जो उसका विस्तृत स्वरूप है उसको समझे बिना उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं जैसे अक्सर हम कसम खाते हैं ना कि बाय गॉड या थैंक गॉड. वास्तव में हम शब्दों का जो महत्व है ना, उस महत्व को समझे बिना जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो शब्द अपने आप में कितना पावरफुल है. तो यूज़ इट विद ग्रेट कन्विक्शन. इसलिए शब्दों को बहुत कन्विक्शन के साथ प्रयोग करना चाहिए. फिर वो अपने आप वो शब्द अपना प्रभाव छोड़ देते हैं. जैसे जब विवेकानंद जी शिकागो गए थे, चूँकि वो तो योगी थे और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ऊपर थी, तो जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने ये संबोधन किया भाइयों और बहनों, तो उनके शब्दों में इतनी कन्विक्शन थी कि जो सभागार में हर व्यक्ति उनको अपना भाई और बहन समझ रहा था. भाइयों और बहनों तो और लोगों ने भी कहा था. तो इसलिए हर शब्द बहुत ताकतवर होता है, हर शब्द में एक फ्रिक्वेंसी होती है. तो इसमें लिखा है दे आर्ग्यू अगेंस्ट इट एज इफ दे न्यू व्हाट इट इज़ दैट दे आर डिनाइंग. मतलब लोग गॉड वर्ड को यूज़ भी करते हैं ऐसे ही बिना कन्विक्शन के और फिर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं उसके खिलाफ. तो दिस मिस यूज़ गिव्स राइज टू एब्सर्ड बिलीफ. और इस तरह से जो मिस यूज़ है ना
वो शब्दों के महत्व को कम करता है। द वर्ड गॉड हैज़ बिकम अ क्लोज्ड कॉन्सेप्ट, एक क्लोज्ड कॉन्सेप्ट बन के रह गया है ये शब्द। द मोमेंट द वर्ड इज अटर्ड अ मेंटल इमेज इज क्रिएटेड, जैसे ही ये शब्द निकलता है एक मेंटल इमेज बन के आती है। नो लॉन्गर परहेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन विद अ वाइट बियर्ड बट स्टिल अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग आउटसाइड यू, एक ऐसी इमेज बन के आती है कि किसी कोई व्यक्ति है जो आपसे अलग है। तो neither God nor being nor any other word can define or explain the ineffable reality behind the word. So the only important question is whether the word is a help or a hindrance in enabling you to experience that toward which it points. तो ये कह रहा है कि वास्तव में ये जो शब्द हैं ये आपको हेल्प करते हैं या आपकी बाधा बन जाते हैं उस चीज़ को समझने में जहाँ जो चीज़ आपको समझनी है। डज इट पॉइंट बियॉन्ड इटसेल्फ टू दैट ट्रांसडेंटल रियलिटी और डज इट लैंड इटसेल्फ टू इजिली टू बिकमिंग नो मोर देन एन आइडिया। मतलब ये शब्द हैं जैसे राम शब्द है, तो राम की जो फ्रीक्वेंसी है हमें उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे आम जीवन में वो बहुत ऐसे ही प्रयोग हो रहा है। पर जो लोग नाम जपते हैं और बहुत बड़े अभ्यासी हैं वो समझते हैं कि ईश्वर के नाम की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या ताकत है। तो वही बात यहाँ ऑथर कह रहा है कि इसलिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किन का नहीं। तो वर्ड बीइंग एक्सप्लेन्स नथिंग, जो बीइंग शब्द है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Being, however, has the advantage that it is an open concept. तो ये एक ओपन कॉन्सेप्ट की तरह प्रयोग हो रहा है। It does not reduce the infinite invisible to a finite entity. मतलब क्योंकि एक ओपन कॉन्सेप्ट है तो इससे आप कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इस शब्द से, स्टेट ऑफ बीइंग से। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ इट, और बीइंग कहती हूँ जब मैं, तो क्या आप कोई मेंटल इमेज बना पा रहे हैं? यदि मैं गॉड शब्द प्रयोग करूँगी तो कोई ना कोई आपकी मेंटल इमेज बन जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू एक्सपीरियंसिंग दिस रियलिटी। जो अपना नेचुरल डीप विद इन एक नेचुरल स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग, उसको एक्सपीरियंस करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड, अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। विच कॉजेज थॉट टू बिकम कंपल्सिव, इससे क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। नॉट टू बी एबल टू स्टॉप थिंकिंग इज़ अ ड्रेडफुल एफ्लिक्शन, मतलब हम अपने विचारों को कभी रोक ही नहीं पाते, एक लत बन गई है। बट वी डोंट रियलाइज दिस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सफरिंग, और हम ये रियलाइज भी नहीं कर पाते क्योंकि हर एक के साथ यही समस्या है। सो इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, इसलिए इसको नॉर्मल मान लेते हैं। दिस इनसेसेंट मेंटल नॉइज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फाइंडिंग द राम ऑफ इनर स्टिलनेस दैट इज इनसेपरेबल फ्रॉम बीइंग। और ये जो मानसिक शोर है ना जो लगातार चल रहा है, ये आपको रोकता है उस अवस्था को महसूस करने से जिस अवस्था में आप कनेक्टेड फील करते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फॉल्स माइंड मेड सेल्फ दैट कास्ट्स अ शैडो ऑफ फियर एंड सफरिंग। और ये जो शोर है ये एक ऐसी इमेज आपके अंदर बना देता है जो कि मस्तिष्क की इमेज है, कि जिससे आपको डर और सफरिंग ये आपको फेस करना पड़ता है। भाई आपका मस्तिष्क में जो भी थॉट आ रहे हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं? आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, वहीं से तो आ रहे हैं। यानी कि वो बहुत एक छोटा हिस्सा है
जबकि जो आपकी जो इनर सेल्फ है, जो आत्मा है, वो वो क्या है, नित्य है और वो विराट है। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान आत्मा में स्थित है। तो मस्तिष्क तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा कोई ना कोई थॉट आपके दिमाग, आपके अंदर चलाता है, तो आप अपनी इमेज मस्तिष्क के हिसाब से देखते हैं और उस शांति को नहीं फील कर पाते जो आपके अंदर ही है। फिलोसोफर देकार्ते ने कहा that he had found the most fundamental truth when he made his famous statement, I think therefore I am। ये देकार्ते एक फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि क्योंकि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। He had in fact given expression to the most basic error। पर जो इस किताब के लेखक हैं वो इसको गलत कहते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं सोच सकता तो भी मैं हूँ, और ये बात सच है। अगर कुछ देर के लिए आपके दिमाग को बंद कर दिया जाए तो भी आपकी एग्जिस्टेंस तो रहेगी ना। तो द कंपल्सिव थिंकर, विच मीन्स ऑलमोस्ट एवरीवन, लिव्स इन अ स्टेट ऑफ अपेरेंट सेपरेटनेस। तो ऐसे लोग जो कंपल्सिव थिंकर हैं, मतलब वो ना चाहते हुए भी सोचते ही रहते हैं, वो लोग ही सेपरेटनेस फील करते हैं। इन एन इंसेनली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस दुनिया में जहाँ लगातार कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ऐसे में जब आपका दिमाग लगातार सोचता रहेगा तो ऑब्वियसली आप कनेक्टेडनेस तो फील कर ही नहीं पाएंगे। एनलाइटनमेंट इज अ स्टेट ऑफ होलनेस। एनलाइटनमेंट क्या है? होलनेस की अवस्था है, कंप्लीटनेस, WHOLE, ऑफ बीइंग एट वन एंड देयरफॉर एट पीस। बिल्कुल एक स्थिति में होना और पीसफुल होना। एट वन विद लाइफ इन इट्स मैनिफेस्टेड एस्पेक्ट, द वर्ल्ड एज वेल एज विद योर डीपेस्ट सेल्फ, एंड लाइफ अनमैनिफेस्टेड। जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं उसके और जो आपके आगे वाली अनमैनिफेस्टेड लाइफ है उसके साथ एक होके जीना, यानी कि न पास्ट का ना फ्यूचर का, केवल वर्तमान के क्षण में होना ही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट इज नॉट ओनली द एंड ऑफ सफरिंग एंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड विदाउट, but also the end of dreadful enslavement to incessant thinking। Enlightenment केवल दुखों और continuous conflict का ही अंत नहीं करता, बल्कि जो आपकी compulsive thinking है उसका भी अंत करता है। What an incredible liberation is this! और ये कितनी बढ़िया मुक्ति है। Identification with your mind creates an opaque स्क्रीन ऑफ कॉन्सेप्ट, लेबल, इमेज, वर्ड, जजमेंट, डेफिनेशन। यदि आप खुद को माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट, पिक्चर्स, निर्णय, परिभाषाएं ये चलती हैं और ये आपके जो ट्रू रिलेशनशिप है उसको ब्लॉक करती हैं। इट कम्स बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, बिटवीन यू एंड योर फेलो मैन एंड वुमेन। और ये जो मस्तिष्क से जुड़ी आपकी पहचान है ये आपके रिश्तों को भी खराब करती है। बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और ईश्वर के बीच भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। इट इज़ दिस स्क्रीन ऑफ थॉट दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, और इसी से आपको एक सेपरेट होने का इल्यूजन भी होता है। तो नाउअडेज थिंकिंग हैज़ बिकम अ डिजीज़। जो सोचना है वो एक बीमारी बन चुका है। डिजीज़ हैपन्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ बैलेंस। बीमारी कब होती है? जब चीज़ें असंतुलित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सेल्स डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन द बॉडी। सेल्स का बंटना और नई सेल्स का बनना ये सही है, बट व्हेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन डिसरिगार्ड ऑफ द टोटल ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि यही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें तो ये बीमारी का कारण बन जाती है।
द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। यदि मस्तिष्क का सही प्रयोग किया जाए तो इससे बढ़िया कोई टूल नहीं है। भाई जितने भी डिस्कवरीज हो रहे हैं, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, वो मस्तिष्क की क्षमता का ही तो द्योतक है, मस्तिष्क ही से तो हो रहे हैं। यूज्ड रॉन्गली हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर इसको गलत दिशा में प्रयोग किया जाए तो इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। टू पुट इट मोर एक्यूरेटली, इट इज़ नॉट सो मच दैट यू यूज योर माइंड रॉन्गली, यू यूजुअली डोंट यूज इट एट ऑल, इट यूजेज यू। इससे भी ऊपर एक बात कही गई है कि आप इसे गलत तरीके से यूज़ नहीं करते, इनफैक्ट ये माइंड आपको यूज़ करता है। दिस इज़ द डिजीज़, यही है बीमारी। यू बिलीव दैट यू आर योर माइंड, आप बिलीव करते हैं कि आप माइंड हैं। दिस इज़ द डिल्यूजन, ये डिल्यूजन है। द इंस्ट्रूमेंट हैज़ टेकन यू ओवर, इस इंस्ट्रूमेंट ने, ये इंस्ट्रूमेंट आप पे हावी हो गया है। अब क्वेश्चन उठता है, दरअसल ये जो बुक है क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है कि जो जिज्ञासु हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर ऑथर उसके जवाब दे रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आई डोंट क्वाइट अग्री, इट इज़ ट्रू दैट आई डू अ लॉट ऑफ एमलेस थिंकिंग लाइक मोस्ट पीपल, बट आई कैन स्टिल चूज टू यूज माई माइंड टू गेट एंड अकम्प्लिश थिंग्स एंड आई डू दैट ऑल द टाइम। मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि मैं एमलेस थिंकिंग करता हूँ बहुत सारे लोगों की तरह, पर उसके बाद भी मैं मस्तिष्क से ही तो वो चीज़ें चुन पाता हूँ जो मुझे करनी है और उन्हें पूरा करता हूँ और टाइम पर पूरा करता हूँ। अब इसके उत्तर में लेखक क्या कहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू कैन सॉल्व अ क्रॉसवर्ड, कि जस्ट बिकॉज कि आप एक पहेली को सॉल्व कर पा रहे हैं या आपने एक एटम बॉम्ब बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग कर लिया। जस्ट एज डॉग्स लव टू च्यू बोन, द माइंड लव्स टू गेट इट्स टीथ इनटू प्रॉब्लम। जैसे एक कुत्ते को हड्डी चबाने में मज़ा आता है, वैसे ही दिमाग को भी समस्याओं को सॉल्व करने में मज़ा आता है। दैट्स वाई इट डज, इसीलिए ये पहेलियाँ सुलझा देता है, इसीलिए ये एटम बम बना देता है। यू हैव नो इंटरेस्ट इन ईदर, इसके अलावा आपका और किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लेट मी आस्क यू दिस, कैन यू बी फ्री ऑफ योर माइंड वेन एवर यू वॉन्ट टू। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, क्या आप अपने मस्तिष्क से तब फ्री हो सकते हैं जब आप चाहें? आपकी अभी इच्छा यार मुझे नहीं सोचना, क्या है आपका कंट्रोल अपने माइंड पे कि इमीडिएटली थिंकिंग बंद हो जाए? नहीं। हैव यू फाउंड द ऑफ बटन? ऑफ बटन है आपके पास? नहीं। तो फिर आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? वो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ कर रहा है। अब फिर प्रश्न उठता है कि यू मीन स्टॉप थिंकिंग ऑल टुगेदर, तो आपका मतलब है कि बिल्कुल सोचना बंद कर दें? नो, आई कांट एक्सेप्ट मे बी फॉर अ मोमेंट और टू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है 1 या 2 मिनट के लिए, क्षणों के लिए। तो फिर उसके जवाब में लिखा है कि देन द माइंड इज यूजिंग यू, तब मस्तिष्क आपको यूज कर रहा है। यू आर अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विद इट, आप अनकॉन्शियसली इसी से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो यू डोंट इवन नो दैट यू आर इट्स स्लेव, आपको पता भी नहीं है कि आप इसके गुलाम हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू वर पोजेस्ड विदाउट नोइंग इट एंड सो यू टेक द पोजेसिंग एंटिटी टू बी योर सेल्फ। आप इसको, मतलब आपको लग रहा है कि आप इसको रख रहे हैं, बट एक्चुअली ये आपको रख रहा है। द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द पोजेसिंग एंटिटी, द थिंकर। तो स्वतंत्रता की शुरुआत इस बात से होती है कि आपको इसका गुलाम नहीं होना है। नोइंग दिस अनेबल यू टू ऑब्जर्व द एंटिटी द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग द थिंकर। जैसे ही आप जो सोच रहा है उसे देखना शुरू करते हैं, अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम्स एक्टिवेटेड। एक हायर लेवल की कॉन्शियसनेस क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। यू देन बिगिन टू रियलाइज दैट देयर इज अ वास्ट रियाम ऑफ इंटेलिजेंस बियॉन्ड थॉट। जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं अपने थॉट को, तो एक अपर लेवल की कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाती है और आप फील करते हैं कि इस विचार के पीछे एक इंटेलिजेंस है। दैट थॉट इज ओनली अ टिनी एस्पेक्ट ऑफ दैट इंटेलिजेंस। एक ऐसी समझ आपके अंदर है जिसका एक छोटा सा हिस्सा वो विचार है, जो आप विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में आ रहा है।
You also realize that all the things that truly matter, आप ये भी रियलाइज़ करते हैं कि जो चीज़ें वास्तव में मैटर करती हैं, ब्यूटी, लव, क्रिएटिविटी, जॉय, इनर पीस, अराइज फ्रॉम बियॉन्ड द माइंड, मस्तिष्क से ऊपर उठ के, जब आप मस्तिष्क से ऊपर उठ जाते हैं वहाँ ये चीज़ें आपको फील होनी शुरू हो जाती हैं। सृजनात्मकता, आनंद, सुंदरता, प्रेम, शांति। यू बिगिन टू अवेकन, और आप जागना शुरू करते हैं। अब आता है कि फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। अपने आप को माइंड से फ्री कैसे करें? वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय वॉचिंग द थिंकर? जो आपके अंदर जो थिंकर है, जो सोच रहा है, उसको आपको कैसे वॉच करना है? When someone goes to the doctor and says, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे I hear a voice in my head, he or she will most likely be sent to a psychiatrist. वो ये कहे कि मुझे अपने दिमाग में कुछ सुनाई देता है, तो हो सकता है कि उसको मनोवैज्ञानिक के पास भेज दिया जाए। The fact is that in a very similar way, virtually everyone hears a voice or several voices in their head all the time. अभी भी हो रहा होगा कि हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनवॉलेंट्री थॉट प्रोसेस, एक ऐसी विचार प्रक्रिया जिसको सोचने की आपकी इच्छा नहीं है, पर चूंकि उसकी हैबिट बन चुकी है तो वो लगातार चलती रहती है। यू डोंट रियलाइज यू हैव द पावर टू स्टॉप, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उसको रोकने की क्षमता भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस मोनोलॉग और डायलॉग। मोनोलॉग मतलब एक ही व्यक्ति बोल रहा है, और डायलॉग के दो लोग हैं कॉन्वर्सेशन में, ये चलता रहता है मस्तिष्क में। यू हैव प्रोबेबली कम अक्रॉस मैड पीपल। आपने कई ऐसे मैड लोग देखे होंगे इन द स्ट्रीट जो बातें करते रहते हैं खुद से ही। वेल दैट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू एंड ऑल अदर नॉर्मल पीपल डू। वो बाहर बात कर रहे हैं, पर हम अपने मस्तिष्क में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। Except that you don't do it out loud. The voice comments, speculates, judges, compares, complains, likes, dislikes and so on. बहुत तरह की बातें हम अपने मस्तिष्क में अपने आप करते रहते हैं। The voice is not necessarily relevant to the situation you find yourself in at the time. और जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी समय से जुड़ी हुई हों। It may be reviving the recent or distant past. हो सकता है कि अभी हाल ही की किसी घटना की बात हो, या पास्ट में हो चुकी किसी घटना की बात हो, और रिहर्सिंग और इमेजिनिंग पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, या आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के होने की रिहर्सल कर रहे हो। हियर इट ऑफन इमेजिन्स थिंग्स गोइंग रॉन्ग एंड नेगेटिव आउटकम्स। और अक्सर हम नेगेटिव आउटकम्स को भी क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, जिससे क्या होती है, दिस इज कॉल्ड वरी, और चिंता करते हैं। समटाइम्स दिस साउंड ट्रैक इज अकम्पेन्ड बाय विजुअल इमेजेस। कभी कभी ये इन आवाज़ों के साथ हम पिक्चर्स भी देखते हैं, मतलब बाकायदा पूरी फिल्म चलती है हमारे दिमाग में, मेंटल मूवीज। इवन इफ द वॉइस इज रिलेवेंट टू द सिचुएशन एट हैंड, इट विल इंटरप्रेट इन इट टर्म्स ऑफ द पास्ट। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आज ही की सिचुएशन से जुड़ी है, वो भी पास्ट से ही प्रभावित होकर है। यानी कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो पास्ट और फ्यूचर से कनेक्टेड है। दिस इज बिकॉज द वॉइस बिलोंग्स टू योर कंडीशनड माइंड। कंडीशनड माइंड क्या है? हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, तो आपकी जो कंडीशन रही है अब तक, उसी कंडीशन के आधार पे आपका दिमाग सोच सकता है। वो उससे बाहर सोच ही नहीं पाएगा कि इससे अलग कुछ हो सकता है। तो विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल योर पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज ऑफ द कलेक्टिव कल्चरल माइंडसेट यू इनहेरिटेड। और जितनी भी आवाज़ें आपके मस्तिष्क में आती हैं वो सारी कंडीशनड माइंड की होती हैं। जिस कंडीशनड माइंड को कैसे तैयार किया गया है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, और आपका जो भी कल्चरल माइंडसेट जो आपको मिला है। सो यू सी एंड जज द प्रेजेंट थ्रू द आइज ऑफ द पास्ट। इसलिए आप अपने वर्तमान को अपनी भूत की आंखों से जज करते हैं, और आपको जब वो एक बढ़िया पिक्चर नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं।
इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द वॉइस टू बी अ पर्सनस ओन वर्स्ट एनिमी। तो वो जो दिमाग में आपकी आवाज़ चल रही है ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। Many people live with a tormentor in their head that continuously attacks and punishes them and drains them of vital energy। और मोस्टली लोग अपने इसी शत्रु का सामना करते हैं और अपने जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है उसको ड्रेन आउट करते रहते हैं। इट इज़ द कॉज ऑफ अनटोल्ड मिजरी एंड अनहैप्पीनेस एज वेल एज ऑफ डिजीज। और ये कारण है दुख का, अनहैप्पीनेस का और बीमारियों का। द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। अच्छी खबर ये है कि आप अपने आप को अपने माइंड से फ्री कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली ट्रू लिबरेशन। यही ट्रू लिबरेशन है। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। और उसका पहला कदम आप अभी उठा सकते हैं। स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस। कैसे? आपके दिमाग में जो भी वॉइस चल रही है उसको सुनो। सुनने का मतलब है उस पर ध्यान दो, कुछ चल रहा है क्या। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एनी रिपीटेटिव थॉट पैटर्न। जो भी रिपीटेटिव पैटर्न है, बार बार आने वाली चीज़ें हैं, उनको देखो। दोज ओल्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड दैट हैव बीन प्लेइंग इन योर हेड परहेप्स फॉर मैनी ईयर्स। दिस इज वॉट आई मीन बाय वॉचिंग द थिंकर। आप सोच रहे हो या सोचने वाला कोई और है? अगर मस्तिष्क को निकाल दें तो भी आप तो रहोगे, यानी कि आप अलग हो और सोचने वाला अलग है। तो जो सोच रहा है जरा उसको ऑब्जर्व करो। विच इज़ द अनदर वे ऑफ सेइंग लिसन टू द वॉइस इन योर हेड। बी देयर, वहाँ हो और उसको विटनेस करो। वेन यू लिसन टू दैट वॉइस, जब आप उस वॉइस को सुनते हो, लिसन टू इट इम्पार्शली, भेदभाव रहित होकर सुनो। दैट इज टू से डू नॉट जज। उसको जज मत करो। जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, कैसा भी थॉट है, उसको केवल देखो। जज मत करो कि अब क्यों आ रहा है, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। डू नॉट जज और कंडेम वट यू हियर फॉर डूइंग सो वुड मीन दैट द सेम वॉइस हैज़ कम इन अगेन through the back door. You will soon realize there is the voice and here I am listening to it, watching it. जैसे ही आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करोगे तो आपको ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा कि आपका थॉट अलग है और उसको देखने वाले आप अलग हो। आई एम रियलाइजेशन, दिस सेंस ऑफ योर ओन प्रेजेंस। और ये जो आपकी अपनी प्रेजेंस की जो सेंस आपको फील होगी, ये मस्तिष्क से ऊपर उठकर होगी। मतलब मस्तिष्क सोच रहा है और आप उसको वॉच कर रहे हो। आपके होने की जो ये प्रेजेंस है, जब ये आपको फील होगी, या आपकी लिबरेशन की शुरुआत होगी। सो व्हेन यू लिसन टू अ थॉट, you are aware not only of the thought but also of yourself as the witness of thought. A new dimension of consciousness has come in. और एक कॉन्शियसनेस की एक नई डायमेंशन आएगी। As you listen to the thought, you feel a conscious presence. जब आप अपने थॉट्स को वॉच करोगे तो कॉन्शियसली प्रेजेंट रहोगे। कॉन्शियसली प्रेजेंट, योर डीपर सेल्फ बिहाइंड और अंडरनेथ द थॉट। और आपका जो डीपर सेल्फ है उसको फील करोगे। द थॉट देन लूजेज इट्स पावर। जैसे ही आप ऐसा करोगे, जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है वो अपनी पावर को कम कर देगा और क्विकली सबसाइड्स, और धीरे से वो विलीन हो जाएगा। बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एनर्जाइजिंग द माइंड थ्रू आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि अब आप उस थॉट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, बस आप उसको दूर से देख रहे हो। तो आपने खुद को उस थॉट से अलग कर लिया, तो वो थॉट क्या है, पावरलेस हो गया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनवॉलेंटरी एंड कंपल्सिव थिंकिंग। जबरदस्ती और अनैच्छिक जो सोच है उससे छुटकारा पाने का ये क्या है, शुरुआत है। व्हेन अ थॉट सबसाइड्स, जब एक थॉट खत्म होता है, यू एक्सपीरियंस अ डिसकंटिन्यूटी इन द मेंटल स्ट्रीम। जैसे ही वो विचार लुप्त होना शुरू हुआ तो आप दिमाग में एक क्या महसूस करोगे, एक डिसकंटिन्यूटी
फील करोगे दिमाग से, जिस स्टेट को कहा गया है नो माइंड। नो माइंड मतलब उस समय कोई विचार नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय होगा। एट फर्स्ट द गैप्स विल बी शॉर्ट, पहले पहले ये गैप बहुत छोटा होगा, अ फ्यू सेकेंड्स परहेप्स, बट ग्रेजुअली दे विल बिकम लॉन्गर, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा होगा प्रैक्टिस से। जैसे ही आपको लगा कि यार आपके दिमाग में, मतलब आपको खुद को अपना ध्यान लाना है कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, जैसे आप ये सोचोगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, आप कॉन्शियस हो जाओगे और थॉट सबसाइड हो जाएगा। थॉट सबसाइड होगा, नो गैप की स्टेट होगी। जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ेगी, नो गैप की जो ये स्टेट है, ये गैप, नो माइंड के जो ये गैप हैं ये बढ़ने शुरू होंगे, एंड यू फील अ सर्टेन स्टिलनेस, और अब आप एक, जैसे पानी रुक जाता है ना, गहरा, वो आप फील करोगे, एंड पीस इनसाइड यू, और अपने अंदर की शांति को महसूस करोगे। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग, और ये शुरुआत है आप जो हो ना, जो स्टेट ऑफ बीइंग है उससे एक होने की ये शुरुआत है, विच इज़ यूजुअली ऑब्सक्योर्ड बाय द माइंड। विद प्रैक्टिस द सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड पीस विल डीपन। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो स्टिलनेस है और जो पीस है वो गहरा होता जाएगा। इन फैक्ट देयर इज़ नो एंड टू इट्स डेप्थ, यहाँ तक कि ये जो गहराई है इसका कोई अंत नहीं है। यू विल ऑल्सो फील अ सटल एमिनेशन ऑफ जॉय, और फिर आप वो एक जॉय जो अंदर से पैदा हो रहा है उसको आप फील करोगे। ये कोई ट्रांस लाइक स्टेट नहीं है जिसमें आपको अपनी कॉन्शियसनेस ही फील नहीं होती। ये तो इनर कनेक्टेडनेस की स्टेट है। यू आर मच मोर अलर्ट, मोर अवेक देन इन द माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट। जैसे आप माइंड से आइडेंटिफाई करते हो तो आप अलर्ट नहीं रहते हो, लेकिन जैसे ही आप खुद को माइंड से अलग करते हो तो आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, आप अवेक होते हो, फुली प्रेजेंट होते हो। इट ऑल्सो रेजेज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी फील्ड दैट गिव्स लाइफ टू द फिजिकल बॉडी। और ये जो स्टेट है कनेक्टेडनेस होने की, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे आपकी फिजिकल एनर्जी भी बढ़ती है। एज यू गो मोर डीपली इन टू दिस रियाम ऑफ नो माइंड, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड इन द ईस्ट, यू रियलाइज द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे ही आप डीप जाते हो इसमें तो आप प्योर कॉन्शियसनेस को भी फील करते हो। You feel your own presence with such intensity and such joy that all thinking, all emotion, your physical body as well as the whole external world become relatively insignificant in comparison to it. जब आप इस intense joy को feel करते हो तो आप मतलब उसके आगे आपके सारे इमोशन, सारे सोच, जो बाहर की सारी दुनिया है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। And yet this is not a selfish but a selfless state. Selfless state कही जाती है। It takes you beyond what you previously thought of as yourself. That presence is essentially you and at the same time inconceivably greater than you. What I am trying to convey here might sound paradoxical or even contradictory, but there is no other way that I can express it. Okay. तो ये इसके आगे की जो चीज़ है वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस बुक इज़ वेरी 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 नेसेसरी टू रीड। फिर आगे इसमें ये बताया गया है कि राइजिंग अबव थॉट से ऊपर कैसे उठें, और इमोशन क्या है, बॉडी का रिएक्शन है आपके माइंड को, दैट इज़ इमोशन। हाँ, तो इसको हम पढ़ेंगे। अभी हमने एक चीज़ को छुआ है, वॉचिंग द थिंकर, कि अपने थॉट्स को वॉच करें और इमीडिएटली आप नो माइंड स्टेट में जाके पीस, जो आपके इनर सेल्फ में बहुत गहराई में एक पीस है, उसको फील करें। आई होप आपको समझ में आया, और मैं
पता नहीं क्यों उसको पढ़ के बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि हम बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से गुज़रते हैं और हम अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकते। और कभी कभी कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी पुस्तकों में होती हैं तो हम पढ़ भी नहीं पाते। तो यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको बताऊं। श्रीमद् भगवद गीता को भी हम पढ़ेंगे 2 दिन बाद। आई होप यू ऑल आर फाइन। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हरे कृष्णा।